हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू इनोवेटिव मेडिको। आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन हर मेडिकल क्वारी के लिए। आज हम बात करेंगे जॉइंटिस के बारे में। जॉइंटिस काफ़ी बड़ा टॉपिक है, सो दिस विल बी डेल्ट इन टू पार्ट्स। इन द फर्स्ट वीडियो हम बात करेंगे अबाउट आरबीसी लाइफ साइकिल एंड बिलीरुबिन प्रोडक्शन। इन सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट पैथोलॉजी, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ जॉइंटिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस. So this is the first part of jaundice. In this we will discuss about erythropoiesis, that is formation of RBC, erythrolysis मतलब breakdown of RBC and metabolism of cellular debris जो कि produce होगा erythrolysis के बाद. Now the first topic is erythropoiesis और RBC production. ये start होता है firstly in early embryonic stage. यहाँ पर yolk sac cell इसका production start करते हैं till 6th to 8th week. Yolk sac एक membranous covering है around the embryo. This provides nutrition for the developing embryo. Second stage है hepatic erythropoiesis. यहाँ पर hepatocytes में RBC production होता है. ये start होता है from 5th to 6th week. Last stage आती है erythropoiesis in bone marrow. ये start हो जाता है in 10th week. और 4th to 5th month में ये मोस्ट डोमिनेंट साइट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन बन जाता है. अब हेपेटिक प्रोडक्शन इरिथ्रोपोइसिस का कम हो जाता है. और अडल्ट लाइफ में भी बोन मैरो इज द साइट फॉर इरिथ्रोपोइसिस और फॉर्मेशन ऑफ अदर ब्लड सेल्स टू. टिल बर्थ लिवर भी कुछ अमाउंट में आरबीसी प्रोडक्शन करता रहता है. अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस. सो फर्स्टली इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल. इन सेल का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता, ये किसी भी फंक्शन को करने के लिए अभी कमिट नहीं है. ये किसी भी टाइप के सेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जब ये सेल ब्लड सेल फॉर्मेशन को कमिट कर लेते हैं तब ये डिवाइड होते हैं टू ग्रुप ऑफ सेल्स में, विज फर्स्ट लिम्फॉइड स्टेम सेल्स और सेकंड माइलॉइड स्टेम सेल्स. लिम्फॉइड स्टेम सेल्स आगे जाकर डेवलप होकर बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स. माइलॉइड स्टेम सेल्स फर्दर डिवाइड होंगे दो ग्रुप में. फर्स्ट ग्रुप कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स एंड मेगाकैरियोसाइट्स और सेकंड ग्रुप कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स ग्रैनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आगे जाके बनाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs. नाउ हम फोकस करेंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स एंड मेगाकैरियोसाइट्स पे, क्योंकि ये फर्दर डेवलप होकर बनाएंगे आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स. कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड फर्दर बनाएगा प्रोएरिथ्रोब्लास्ट. प्रोएरिथ्रोब्लास्ट इज लार्ज इन साइज एंड इसमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है. सेल का बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है. ये सेल फर्दर डेवलप होता जाएगा, एरिथ्रोसाइट बनता जाएगा, तो सेल साइज एंड सेल कंटेंट कम होता जाएगा और न्यूक्लियस विल स्टार्ट डिमिनिशिंग, मतलब गायब होने लगेगा. अब प्रो एरिथ्रोब्लास्ट फर्दर डेवलप करता है अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट में. इस सेल में राइबोसोम हाईली फंक्शनल होते हैं और हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं. एरिथ्रोब्लास्ट फर्दर गोज ऑन एंड फॉर्म्स लेट एरिथ्रोब्लास्ट और वो फर्दर डेवलप होकर बनाता है नॉर्मोब्लास्ट. बेसिस ऑफ कलर इन सेल्स को तीन ग्रुप से डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज बेसोफिलिक, दैट इज ब्लू कलर्ड. सेकेंड पॉलीक्रोमैटिक, इसमें ब्लू एंड रेड दोनों कलर्स मिक्स होते हैं. थर्ड ऑर्थोक्रोमैटिक या फिर रेड कलर्ड. अब इन कलर्स के रीज़न क्या होते हैं. बेसोफिलिक स्टेज में आरएनए का अमाउंट सेल के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि mRNAs एंड tRNAs. बेसिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर हो रही होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन ऑफ हीमोग्लोबिन. सेकेंड स्टेज पॉलीक्रोमैटिक, यहाँ पे हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आरएनएस और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहते हैं. इस वजह से दोनों कलर दिखाई देते हैं, mRNA एंड RNAs का ब्लू कलर एंड हीमोग्लोबिन का रेड कलर. थर्ड स्टेज ऑर्थोक्रोमैटिक स्टेज में हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस ऑलमोस्ट एब्सेंट हो जाता है. इस वजह से पूरे सेल का कलर रेड दिखाई देता है. पॉलीक्रोमैटिक एंड ऑर्थोक्रोमैटिक स्टेज एरिथ्रोब्लास्ट और नॉर्मोब्लास्ट के फॉर्मेशन के पैरेलल चलती रहती है.
नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और न्यूक्लियस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। ये फर्दर डेवलप होकर फॉर्म करता है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट फाइनल स्टेज होती है आरबीसी की इन द बोन मैरो। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और हाई कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। ये अप्रोक्सीमेटली 3 डेज तक बोन मैरो के अंदर रहता है और उसके बाद सर्कुलेशन में चला जाता है। सर्कुलेशन में रहने के लगभग 24 to 48 आवर्स के बाद ये मैच्योर इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। Wraps up our erythropoiesis। अब ये आरबीसी जब तक यंग होता है तो ये टफ और प्लायबल यानी फ्लेक्सिबल होता है, तो ये नैरो आर्टेरियोस और हाई प्रेशर कंडीशंस को आसानी से सरवाइव करके निकल जाता है। लेकिन ये जब आरबीसी ओल्ड हो जाता है तो इसकी मेम्ब्रेन इतनी फ्लेक्सिबल नहीं रहती और वो फ्रेजाइल हो जाती है। हाई प्रेशर कंडीशंस को ये सरवाइव नहीं कर पाता। जैसे कि कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ। कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ स्प्लीन में होती हैं। ये स्प्लीनिक साइनसेस के बीच की स्पेस होती है जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, बहुत नैरो स्पेस होती है एंड हाई अमाउंट ऑफ मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। इन नैरो स्पेसेस एंड हाई प्रेशर एरियाज को ओल्ड आरबीसी सर्वाइव नहीं कर पाते। ये प्राइमरी साइट होती है आरबीसी डिस्ट्रक्शन की। ब्रेकडाउन के बाद उसके टैबलेट्स को मेनली 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। प्रोटीन्स विच आर इनसाइड आरबीसी, दैट इज उसके एंजाइम्स, मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन लिपिड्स, एंड थर्ड हीमोग्लोबिन। So we will talk about enzymes inside RBC. There are 2 main enzymes inside RBC. पहला है पायरुविक काइनेस और दूसरा है ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजिनेस। पायरुविक काइनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोलाइसिस। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता आरबीसीज के पास तो एटीपी के लिए डिपेंड करता है ओनली ऑन ग्लाइकोलाइसिस। सेकेंड एंजाइम ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजिनेस ग्लूकोज को 5 राइबोस फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है which is sugar chain for DNA and RNA. But ये एक important byproduct प्रोड्यूस करता है that is NADPH। ये सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी को बचाता है फ्रॉम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो कि प्रोड्यूस होती है बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ टिश्यूज। सेकेंड पॉइंट इज डिकम्पोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होंगे प्रोटीन्स दैट इज इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स जो कि फॉर्म करेंगे अमीनो एसिड्स, और लिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन जो कि अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होकर बनाएंगे फ्री फैटी एसिड्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन से मिलेगा हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन इज सिंपली अ प्रोटीन, तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन होकर बन जाएगा अमीनो एसिड। अब हमारे पास रहा हीम। हीम के 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट आयरन पार्ट एंड सेकेंड टेट्रापायरोल रिंग। Now iron will bound to an enzyme called apoferritin. Apoferritin से आयरन बाउंड होने के बाद कहलाता है फेरिटिन। क्लस्टर और ग्रुप ऑफ फेरिटिन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन बॉडी में जब तक नॉर्मल अमाउंट में होता है तब तक ये कोई डैमेज कॉज नहीं करता, मगर कई बार आयरन ओवरलोड की वजह से हीमोसिड्रिन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। Now this excessive hemosidrin is not responsible for any tissue damage right now। अभी इसकी वजह से कोई टिश्यू डैमेज नहीं हो रहा। जब टिश्यू डैमेज स्टार्ट हो जाता है एक्सेसिव हीमोसिड्रिन की वजह से तो इस पैथोलॉजिकल कंडीशन को कहते हैं हीमेक्रोमेटोसिस। अब देखते हैं हीम ग्रुप का दूसरा कंपोनेंट जो कि है टेट्रापायरोल रिंग। ये टेट्रापायरोल रिंग अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है बिलीवर्डिन। इस बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम की रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन ब्लड में मिक्स होकर आगे जाके लिवर में अपने मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू करता है। दिस फिनिशेस अप जॉइंटिस पार्ट फर्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मल बिलीरुबिन फिजियोलॉजी और पैथोलॉजिकल चेंजेस इन बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म जो कि लीड करेगा टूवर्ड्स जॉइंटिस। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस कीजिए बेल आइकन को नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए।